स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेहनत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही दिशा में अपने एफर्ट्स को लगाएं। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं वो अपने एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट करें। हम रिवीजन बहुत करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम एमसीक्यूज को सॉल्व करना नहीं जानते, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की हमारी कैपेबिलिटी एनहांस नहीं होती, तब तक हमारे वो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इस चीज में आपकी मदद करने के लिए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया है, जहां पे कुछ एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करने से व्हाट विल हैपन इज कि आप दरअसल जो भी आप पढ़ चुके हैं अब तक उसको अप्लाई करना जान पाएंगे, उसको एप्लीकेशन को कैसे करना है वो जान पाएंगे। इसी के साथ साथ इस सीरीज में हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी आपको बताएंगे कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इवन व्हेन यू नो लिमिटेड नॉलेज, राइट। सो इस सीरीज का आपके काफी फायदा हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बेसिकली जब प्रीलिम्स हमने देना है तो बहुत सारा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होगा और एकदम से प्रीलिम्स आएगा। सो आप अभी से ये कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए कि चाहे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तब भी यू शुड बी इन अ पोजीशन कि अगर हम 10 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सीरीज की मदद से, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम 5 तो बिल्कुल सही कर पाए, राइट। उससे ज्यादा अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उससे कम होते हैं तो घबराने की बात नहीं है। इसके जरिए, इस नॉलेज के जरिए आप दोबारा अपने सोर्सेज को रिवाइज बेटर तरीके से कर पाएंगे। सो ये इस सीरीज में लेक्चर 5 है। हम पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हम लेके आए हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मौजूद हूँ, राइट। जो हमारे इस लेक्चर के PDF हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, दिस डील्स विद पार्लियामेंट्स पावर इन मेकिंग लॉज टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। अंतरराष्ट्रीय संधियों को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स हैं। उस पावर्स के संदर्भ में यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, राइट। तो पार्लियामेंट इन अंतरराष्ट्रीय संधियों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो कानून बनाती है वो होल और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में लागू किया जा सकता है, पूरे के पूरे भारत में या कुछ पार्ट में उसको लागू किया जा सकता है। तो क्या ऐसा कानून बनाने के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि डज द पार्लियामेंट इट नीड्स कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, कि जिस राज्य में ये कानून बनाना है, इंप्लीमेंट करना है, क्या उस राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी। विदाउट द कंसेंट, क्या उस राज्य की अनुमति के बिना ये संधि, क्या इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, के 50% से ज्यादा राज्य अगर मान जाते हैं कि हाँ ये कानून आप अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्या उस स्थिति में पार्लियामेंट का ये कानून मान्य रहेगा, या फिर सभी स्टेट्स का कंसेंट हमें चाहिए। सोचने की बात है, ये चीज आपने पढ़ रखी है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं बता दूं, वैसे तो प्रश्न आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर दिक्कत आती है तो ये याद रखना है कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ पॉलिटी में इंटरनेशनल लेवल की जो डिप्लोमेसी की पावर है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने की पावर है, वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में क्योंकि ये पावर है, तो ये माना जाता है कि जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना निर्णय लेगी और पार्लियामेंट के थ्रू उसको अगर लागू किया जाएगा, तो वो राज्यों की अनुमति के बिना भी उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और वैसे भी पार्लियामेंट में हमारे ही लोग हैं, राज्यों से ही लोग अल्टीमेटली वहां पे नियुक्त किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं का चुनाव होता है। तो अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया है और इंटरनेशनल ट्रीटी का मामला है, तो राज्यों का कंसर्न लेने की जरूरत यहां पे नहीं है अगर अंतरराष्ट्रीय संधि का एग्जीक्यूशन करना है। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 1 का जो आपने आंसर बताया उसको आप नोट कीजिए, अगर ये आपका सही था तो +2 दीजिए और अगर गलत था तो -0.6 दीजिए। लास्ट में ये भी देखेंगे कि कितना स्कोर किसका बनता है, राइट। तो क्वेश्चन 1 का आंसर आप कमेंट्स में लिखते rहिए और हम साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको एक ट्रैक पता लगे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड नथिंग टू वरी, अगर यहां पे गलतियां करते हो कर लो, एग्जाम में गलतियां ना करो, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सीरीज का यहां पे फायदा है। अगला क्वेश्चन यहां पे फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है और इंडिया यूएस फेडरल सिस्टम को आपस में कंपेयर कर रखा है। इन दोनों के फेडरल सिस्टम में कंपैरिजन करते हुए आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया, यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। मैं आपको कन्वे कर देता हूं, हो सकता है इस लाइन से आपको इतनी क्लैरिटी ना मिल रही हो, बट आई एम टेलिंग यू कि यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है।
पहली स्टेटमेंट कि इंडिया और यूएस में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स आप सबको पता है कि वो सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली ना स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं ना सेंट्रल लिस्ट के अंडर आते हैं, राइट। वो इनके बाहर हैं जो सब्जेक्ट्स, वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। रेजिड्यूरी शब्द रेजिडुअल से बना है। जो रह जाते हैं सब्जेक्ट्स, उनको फिर उनके ऊपर कौन निर्णय लेता है, उनके ऊपर कौन कानून बना सकता है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट यूएसए और इंडिया दोनों में ही रेजिड्यूरी मैटर्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल लेजिस्लेचर के पास यानी सेंटर के पास ये अधिकार रहता है, ये पावर रहती है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है दैट इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप, जबकि यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट यहां पे गलत है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये कवर किया था कि एनसीईआरटीज में भी हम पढ़ते हैं, 9th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में इंडिया और यूएस के फेडरल सिस्टम का कंपैरिजन कर रखा है, जहां पे ये बात बताई गई है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम कहा जाता है, जबकि यूएस का जो फेडरल सिस्टम है वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम है। यानी कि यूएस का सिस्टम बनाने के लिए स्टेट्स में अधिकार थे, स्टेट्स में पावर थी, उन्होंने खुद वो इकट्ठा आए और उन्होंने कहा कि लीजिए हम अपनी कुछ पर्टिकुलर पावर्स आपको देते हैं, तो करेंसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस ये आप संभालिए, बाकी हमारी पावर रहेगी। यानी कि स्टेट्स यहां पे पावरफुल थे, तो इसलिए रेजिड्यूरी पावर इन स्टेट्स के पास ही रहेगी। जबकि इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया में बैल्कनाइजेशन का खतरा था, स्टेट्स टूट सकती थी। तो हमने अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जो सिस्टम अपनाया वो होल्डिंग टुगेदर ऑफ स्टेट्स था कि ये कहीं खींच के निकल ना जाए, राइट। तो यहां पे जो रेजिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास ही रहेगी। स्टेट्स को पावर दी गई ताकि वो इंडिपेंडेंटली कुछ पर्टिकुलर स्फीयर्स में अपने कानून बना सके, लेकिन अगर कोई कानून ना सेंट्रल लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है तो वो पावर सेंटर के पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप अगर टीवी सीरीज देखते हैं थोड़ी सी, तो आपको पता होगा कि यूएस सिटीजनशिप होने के साथ साथ उनके वहां पे स्टेट की सिटीजनशिप भी चलती है, ठीक है। जैसे कोई न्यूयॉर्क स्टेट को बिलोंग करता है, कोई मिचिगन को बिलोंग करता है, कोई किसी और स्टेट को बिलोंग कर सकता है। तो यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक कंट्री की और एक उनकी स्टेट की, जबकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है। और जेएंडके का भी स्टेटस चेंज हो गया, सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप सब जानते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि किसका ये क्वेश्चन बिना इस सोल्यूशन को जाने सही हुआ था, और अगर सही है तो गिव योरसेल्फ +2, और अगर गलत है ऑनेस्टली 0.66 आप अपने मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे और अभी तक आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इफ गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट्स एंड डज नॉट प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग वुमेन, कि महिला होने की वजह से अगर हमारी सेना में एक आर्म्ड ऑफिसर को प्रमोशन नहीं मिलती तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका लेना देना नहीं होगा, ये प्रमोशन की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट टू अंडरटेक एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, लेट्स होल्ड इट अप, और बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या इससे बेटर कोई ऑप्शन दिख रही है हमें। क्योंकि बेसिकली अंडरटेक एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन इसकी बात नहीं हो रही, ऑलरेडी वो सर्विस में है महिला, उसकी प्रमोशन की बात की जा रही है। राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो रही, प्रमोशन की बात की जा रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। इवन बी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन अंडरटेक करने का बात नहीं है, प्रमोशन की बात है। और इक्वालिटी ये एक्चुअली यहां पे इंपैक्ट हो रही है। इसका कारण ये है कि आर्टिकल 14 के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। और यहां पे प्रमोशन क्योंकि जेंडर या सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन है। इक्वल राइट यहां पे मिलना चाहिए कि सिर्फ महिला होने की वजह से उसकी प्रमोशन को रोका नहीं जा सकता। अभी हमने हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस में भी हम कई चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कई जगहों पे अभी रिसेंटली आर्मी के और नेवी के, इंडियन आर्मी के कई जो कार्डर्स हैं, तो बेसिकली उधर परमानेंट कमीशन खुल गया है एक तरह से, लेकिन कॉम्बैट रोल्स में महिलाओं को नहीं आने दिया जाता। तो आप कह सकते हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, क्या ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, क्या ये उसकी वायलेशन की जा सकती है। तो इसका जवाब है नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि कॉम्बैट रोल में हम दरअसल महिला को एक बड़ी ही ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं
जो शायद जिसके लिए अभी वो रेडी नहीं है, तो वहां पे कॉम्बैट रोल ना देना, दिस इज नॉट बेसिकली अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। यहां पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बट ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है टू प्रोटेक्ट वुमेन, राइट। जबकि यहां पे अगर प्रमोशन नहीं दी जा रही तो दैट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ लग गई है। आंसर इसका ऑप्शन सी है। और इसी के साथ साथ आपके साथ मैं एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये कैटेगरीज को याद करने का एक कूल ट्रिक है जिसमें हम इन राइट्स को इंसान की उम्र के साथ लिंक करते हुए याद कर सकते हैं। सो बेसिकली 14 से लेके 18 साल की उम्र में हम स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, सभी बराबर हैं, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। 19 से 22 साल की उम्र में हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में हमें आजादी मिलती है, ठीक है। वो पहला जो एक आजादी का एक लहर अपने मुंह पे पड़ती है ना, वो कॉलेज के समय पे पड़ती है। तो आर्टिकल 19 से 20 डील्स विद राइट टू फ्रीडम। 23 से 24 यहां पे कॉलेज करने के बाद हम पहली जॉब्स यहां पे लेते हैं और जनरली हमारी एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या होता है, हमारा भगवान पे विश्वास उठ जाता है, हम मंदिर जाना शुरू कर देते हैं ताकि इस एक्सप्लॉयटेशन से बचें। सो अगले 3 साल हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें बचा दो। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विद आ जाता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। उसके बाद भगवान कहते हैं कि बच्चा कुछ करना पड़ेगा, तो या तो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम हायर स्टडीज की तैयारी करते हैं। सो आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल राइट्स, ठीक है, मैरिज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सो कल्चरल राइट्स, और हायर एजुकेशन से एजुकेशनल राइट्स आ जाता है। और आर्टिकल 32 यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, क्योंकि 32 साल की उम्र आते आते जितनी भी हमारी दुविधाएं होती हैं उसकी रेमेडी हम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को याद करके, इस तरीके से इन आर्टिकल्स को याद करके आप याद रख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल्स किस टाइप के फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज में ये पर्टिकुलर चीज आपके काफी काम आ सकती है, और ऐसी चीजें हम अपने फाउंडेशन कोर्स में भी करते हैं। और फाउंडेशन कोर्स का जो हमारा 3rd बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी से, ठीक है, यानी आज से। और आज इसकी सिर्फ ओरिएंटेशन लेक्चर थी। हम चाहेंगे कि आप इस फाउंडेशन में, अगर आप 2024 या 25 को ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस फाउंडेशन में जरूर एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक सही तरीके से उसकी शुरुआत कीजिए। और कोर्सेज पे डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, और आपको जो कोड यूज करना है फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स, दैट इज CS Live। इस कोड को यूज करके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, इस कोड को यूज करके आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है स्टडी IQ के किसी भी कोर्सेज पे, आप उसको अवेल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि लिबर्टी का, लिबरल डेमोक्रेसी में, व्हाट इज द बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी को, यानी कि आजादी को, लिबर्टी और आजादी थोड़ा सा आपस में काफी पास के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आजादी को अगर प्रोटेक्ट करना है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या चीज चाहिए? सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस पावर्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस पावर्स का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर तो उल्टा लिबर्टी को और ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट करेगी, और ज्यादा खराब कर देगी। अ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल, क्या इससे लिबर्टी बेस्ट सेफगार्ड है? हमने बेस्ट सेफगार्ड ढूंढना है। क्या गवर्नमेंट, अगर लोगों द्वारा कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो क्या लिबर्टी का वो बेस्ट सेफगार्ड है? ऐसा तो नहीं है। हमारे अपने इंडिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही आती हैं, लेकिन माइनॉरिटीज फिर भी कई बार दब जाती हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न हो जाता है, उनकी लिबर्टीज इंपैक्ट हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इवन दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड जुडिशरी, ये हो सकता है। और डी कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सी और डी में ध्यान से देखिए, अगर जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कमिटेड भी है, लेकिन पावरफुल हो गई, और एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो हमारी लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए पावर को ही डिवाइड करने की जरूरत है, यानी कि सेपरेट करने की जरूरत है, जिससे कि चेक्स और बैलेंस हम इंश्योर करें, राइट। तो बेस्ट आंसर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा। इसके अंदर जुडिशरी के पास भी पावर्स रहेगी, लेजिस्लेचर के पास भी पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर रहेगी, लेकिन आपस में इन सब में चेक्स एंड बैलेंसेस
एग्जिस्ट करेंगे जिससे कि आर्बिट्ररीनेस के ऊपर लगामें कसी जा सके। और अगर जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, भले ही वो कमिटेड हो, लेकिन उसके ऊपर अगर चेक नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, वो जुडिशरी कमिटेड है, लेकिन कमिटेड किसके प्रति है? अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति, या लोगों के प्रति? ये सवाल बनता है। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रांग एंड जुडिशरी, स्ट्रांग एंड कमिटेड जुडिशरी हमारा आंसर नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर विल बी द करेक्ट आंसर। और अब कमेंट्स में बताइए कि 4 में से अभी तक आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भी दोस्तों मैं ये बता दूं कि देखो, प्रीलिम्स में चीजों को हमें अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने की जरूरत है। तो इसके कई तरीके हैं, इसमें से एक तरीका है कि आप एक डिसिप्लिन्ड तरीके से टेस्ट दें। इस चीज में मदद करने के लिए टीम स्टडी आईक्यू ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो कि 90 डेज का प्रोग्राम है। ये 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 30 जनवरी को आपको फर्स्ट टेस्ट मिल गया था। डेली 50 क्वेश्चंस, 50 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। 75 प्लस इस तरीके के डिसिप्लिन्ड तरीके से चलने वाले टेस्ट होंगे। ठीक है, ये आप चाहे आज एनरोल करें या कल करें, पहला टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आप कुछ एडिशनल फॉर्डर मटेरियल ग्रहण कर सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या पता काम आ जाए। राइट, तो 75 प्लस डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि डेली एक एक टेस्ट आपको डिसिप्लिन के साथ देना ही देना है। राइट, और अगर आप आज 31 हो गई है तो आज अगर एनरोल करते हैं तो कल का टेस्ट मिलेगा। अगर 1 फेब को एनरोल करते हैं तो पिछले दोनों दिन के टेस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड करंट अफेयर्स भी इसमें रहेंगे। 16 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिससे कि आप जान सकेंगे कि आप बेसिकली कितने पानी में हैं, बाकी कंपटीशन के मुकाबले आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और उससे आप कोर्स करेक्शन कर पाएंगे कि मुझे अगर इंप्रूव करना है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर रिवीजन कर सकते हैं। राइट, इसी के साथ साथ टेस्ट की डिस्कशंस भी आपको रिकॉर्डेड डिस्कशंस दी जाएंगी, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, जिससे कि आप करेक्ट आंसर पे रीच कर सकें, इवन इफ यू हैव लिमिटेड नॉलेज। इस टेस्ट सीरीज की मदद से लिमिटेड नॉलेज को भी कैसे यूज करना है टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज को कैसे यूज करना है टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इन रिकॉर्डेड डिस्कशन से आप वहां उस चीज को समझ पाएंगे, और यही पर्टिकुलर चीज है जो आपके अटेम्प्ट को बढ़ाती है, आपके स्कोर को बढ़ाती है, और अल्टीमेटली यूपीएससी के आयरन गेट माना जाने वाला प्रीलिम्स को क्रैक करने में मदद करती है। राइट, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और अफोर्डेबल प्राइस पे एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रहण करने के लिए आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि विच ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर है प्रियम्बल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, इसको आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखा होगा, और फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको डेफिनेटली देखा होगा। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। आप ऑप्शंस को देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, दे बिकम डोरमेंट अंडर दिस डॉक्ट्रिन बट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन और रिवाइव्ड लेटर। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है तो वो डोरमेंट हो जाता है, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता और बाद में रिवाइव भी नहीं किया जा सकता। बी कह रहे लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, दे बिकम डोरमेंट अंडर दिस डॉक्ट्रिन एंड कैन बी रिव्यूड। अगर जो इनकंसिस्टेंसी जिस वजह से वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो वापस से वो लॉ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर कोई कानून बना है वो हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है और वो गलत है, तो वो डोरमेंट हो जाएगा। और अगर पार्लियामेंट ने, सांसद ने उसको अमेंड कर दिया जिससे कि जिस चीज की वजह से वो फंडामेंटल राइट को इंपैक्ट कर रहा था वो हट गई, तो फिर उसको वापस रिवाइव कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन कैरी दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स एज अ होल दे बिकम नल एंड वॉइड, कि अगर किसी भी लॉ के अंदर कोई भी ऐसी क्लॉज है जो फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट करती है, वो पूरा का पूरा लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। और डी कह रहे लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड इन पार्ट्स व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विदाउट रेंडरिंग द होल लॉ एज वाइड। इसका क्या आंसर हो सकता है, और इससे जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। एक केस मैं आपके सामने बताना चाहूंगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ कन्वे कर रहा हूं। राइट,
श्रेया सिंघल केस था, श्रेया सिंघल सिंघल श्रेया सिंघल केस, ठीक है, इट्स नॉट श्रेया सिंघल, इट्स श्रेया सिंघल केस। तो ये पर्टिकुलर केस के अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आर्टिकल 66A, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। दरअसल इस आर्टिकल के अंदर यह बात की जा रही थी कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करता हूं जो आपत्तिजनक है, तो किसी इंसान के ऊपर जो ये कंटेंट शेयर करता है उसके ऊपर क्रिमिनल कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही उसके ऊपर इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन क्या चीज ऑफेंड कर रही है या नहीं कर रही, आपत्तिजनक है क्या, ये कहीं डिफाइंड नहीं था। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम के ऊपर, ठीक है, 19 से 22 आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम्स दिए हैं उसके ऊपर एक तरीके से घात कर रहा था, अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस इज नल एंड वॉइड। ठीक है, तो यहां पे इसको डोरमेंट नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं कहा गया कि ये डोरमेंट हो गया है और जब पार्लियामेंट इसको हटा देगी तो रिवाइव कर दिया जाएगा, ना ही पूरे के पूरे लॉ को हटाया गया, सिर्फ इसी क्लॉज को नल एंड वॉइड किया गया। तो इस इंसिडेंट के केस में, इस पूरे केस से हम ये सीख सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो डी ऑप्शन बन रही है, डी ऑप्शन में ये बात की जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये केस भी आप याद रखिएगा, काम आ सकता है। अगर यूपीएससी ने कुछ मैच टाइप का क्वेश्चन डाल दिया तो ये लैंडमार्क जजमेंट थी, तो ये काम जरूर आ सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। एंड टेस्ट सीरीज में बेसिकली जो मैंने यहां पे बताया है वहां पे आपको पीडीएफ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी ऐसी चीजें एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ऐसा एडिशनल फॉर्डर आपके कई और तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में काम आ सकता है। और इस टाइम पे मोटे मोटे ग्रंथ और किताबें पढ़ने का समय नहीं है, आपको बहुत ही कंसाइज मटेरियल चाहिए जिससे पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सके। ठीक है, ये डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट में आपको शेड्यूल भी दिया जाएगा, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा सिलेबस की एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस होगी विद डेली 50 एमसीक्यूज, राइट। सो बहुत फायदा आप ले सकते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन पीडीएफ से आप अपने ज्ञान में इजाफा करके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास हैं और फॉरेनर्स के साथ हम शेयर नहीं करते। 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट्स के और करेक्ट आर्टिकल्स को बेसिकली। तो यहां पे मैं बता दूं कि अगर मान लो प्रेशर कंडीशन में याद नहीं भी आ रहा, हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसकी मदद से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो सकता है। वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2। ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इंडिया एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाला कंट्री है और ये दोनों चीजें रूल ऑफ लॉ के साथ कनेक्टेड हैं। और रूल ऑफ लॉ को अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लक्ष्मीकांत से रिवाइज करके जाना बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ये चीज क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को देंगे? क्या फॉरेनर से अगर कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है या उसको एप्रीहेंड किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं मिलेगी और इक्वल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी? क्या उसको मौका नहीं मिलेगा अपनी जस्टिफिकेशन देने का? इसकी वजह से ये गलत है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, ये चीज फॉरेन सिटीजन्स को भी दी जाती है। तो हमारी ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाती है। 1 एंड 3 दोनों में है, 4 और 5 की बात की जा रही है। और 4 एंड 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 4 कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां पे इंडिया में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे फॉरेनर्स द्वारा रिलीज की गई फिल्में और बुक्स के ऊपर कई बार बैन लगा है। अब ये चीज, ये बैन किस चीज की वायलेशन है? स्पीच और एक्सप्रेशन की। एक किताब जैसे कि निर्भया, जब वो इंसिडेंट हुआ था तब इंडियाज डॉटर नाम से एक फॉरेनर ने एक किताब रिलीज करने की कोशिश की जिसको बैन कर दिया गया था, राइट। तो वो बैन इसी वजह से था, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन नहीं थी, वो बैन इस वजह से था क्योंकि वो ऑथर फॉरेनर थी और उसको ये अधिकार नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने का। क्योंकि अगर ये अधिकार हमने एलियंस को दे दिया या फॉरेनर्स को दे दिया तो बेसिकली होगा क्या, वो अपनी विचारधारा हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे लोगों को हमारी ही सरकार के अगेंस्ट भड़का सकते हैं। तो एक अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट 4 ये हम फॉरेनर्स को नहीं देते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 बी में आ रहा है तो सीधा ये आंसर आप मार्क कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 5 का भी दरअसल यही लॉजिक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर हम फॉरेनर्स को एक जगह पे इकट्ठा होने देंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेनर आए, राइट, और बहुत सारे लोग ऐसे असेंबल हो गए तो एक तरीके से वो आराम आए तो पीसफुली थे, लेकिन वहां पे असेंबल होके उन्होंने कुछ खुराफात मचा दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये राइट भी फॉरेनर्स को नहीं है। फ्रीडम ऑफ असेंबली
फॉरेनर्स को ये राइट नहीं है। अगर फॉरेनर्स आते हैं तो उनको एक डेकोरम में हमारे इंडिया में मूवमेंट का अधिकार है, असेंबल करने का अधिकार नहीं है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन 8 देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आपसे पूछ रखा है, और पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है उसके अंडर जो कन्विक्शन है वो सिविल लाइबिलिटी और टैक्स लॉ में भी प्रोहिबिटेड है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि आज मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, और कुछ देर बाद उस पर एक कानून बना जो उस क्राइम को पनिश करता है। तो क्योंकि जिस टाइम मैंने क्राइम किया था तब ये कानून नहीं था तो मैं बच गया, मेरे ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल लॉस के ऊपर लगता है। अगर ये एक्शन सिविल लाइबिलिटी और टैक्स लॉस पे है तो बाद में बना कानून भी मेरे इस एक्शन को पनिश कर सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट उस केस में गलत हो जाती है। इस केस में कन्विक्शन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी बल्कि कन्विक्ट किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट ये ट्रू है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। सेकंड स्टेटमेंट में दरअसल बात यह है कि डबल जेपर्डी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हमें उससे प्रोटेक्शन मिलती है। डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन में ये डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशंस में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड इज ट्रू। थर्ड कह रहे हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है थंब इंप्रेशन ब्लड स्पेसिमेंस पर अप्लाई नहीं होता, ये भी ट्रू है। लेकिन हमसे पूछा नॉट करेक्ट गया था, तो कमेंट्स में आपने आंसर बताए हैं उसमें हमेशा ये चीज जरूर चेक करना और पेपर में भी चेक करना, पहला ही गलत है सिर्फ तो आंसर यहां पे ए बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और यहां पे आपने अगेन नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, आप जानते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में इनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती अपने ऑफिशियल पावर्स को यूज करने के लिए जब तक ये ऑफिस में है, और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट में ये टाइम लिमिट दे रखी है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 42nd अमेंडमेंट से एक तरीके की इम्यूनिटी मिली है टू द पब्लिकेशंस जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट्स उनकी निकालती है। तो ये बात सही है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज 42nd नहीं 44th अमेंडमेंट में इस चीज को ऐड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है दैट मेंबर पार्लियामेंट को इम्यूनिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, ये ट्रू है। ये इम्यूनिटी की वजह से ही वो अपने विचारों को आजादी से व्यक्त कर सकते हैं, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। प्रेसिडेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, बट ये इम्यूनिटी गवर्नर के पास मौजूद नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। और हमने गलत को ही आइडेंटिफाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो क्वेश्चन सही है लेकिन लंबी स्टेटमेंट्स आ गई ना यहाँ पे 4, तो करते करते वो भूल जाते हैं कि हमने इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी थी। तो देखो यहाँ पे वैसे भी ऑप्शन तो ऐसे बन नहीं रही कि 3 ओनली, बट हाँ फिर भी ध्यान रखना, आप कई बार यूपीएससी डाल देती है। तो 1, 2 एंड 4 ये गलत ऑप्शंस हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन सी बन गया। चलिए आंसर और कमेंट सेक्शन में अपना बताइए क्या स्कोर बन रहा है, और आंसर साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स दे स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। और आपके सामने ये 5 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में मौजूद हैं वो गिवन है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको इसका ट्विस्ट बताऊंगा। क्या आपने सॉल्व कर लिया? मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगर नहीं किया एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से शिद्दत से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पे जो तिगड़म लगा हुआ है, जो जुमला लगा हुआ है, वो है ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अब आप सब जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में होती है तब आर्टिकल 19 के अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग पार्ट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगती है। लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये आर्टिकल 19 के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये नहीं है, इसके बाद और क्वेश्चन हो सकते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीएम्बल में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है, शेड्यूल 7 में बताया गया है, या कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, क्या ये संविधान में मेंशन है? अगर संविधान में बिना मेंशन किए ये हो रहा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके रखा हुआ है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, और अगर आर्टिकल नहीं तो क्या प्रीएम्बल में है या शेड्यूल में है या फिर ये कन्वेंशन है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसको याद करने का तरीका है कि डीपीएसपी में ना एक आर्टिकल है 50, नाउ 50-50, ठीक है, 50-50 आधा आधा, यानी पावर क्या है, शेयर हो रही है। ठीक है, तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की है ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन गया है। तो ये चीजें आपको यार, ये बेसिक फैक्ट है, ये तो आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए। सरल भाषा में कहूं कि इसको समझ कर एक तरीके का रट्टा लगाओ, समझ कर रट्टा लगाओ। ठीक है, और ऐसी ट्रिक्स बना लो डीपीएसपी और अलग अलग चीजों को याद करने की, राइट।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट है, कुछ और भी फैक्ट्स उसमें मेंशन रहते हैं जिससे आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, अब प्रीलिम्स की तैयारी करने के दो तरीके हैं। आप में से बहुत से लोग काफी अच्छी रिवीजन कर चुके हैं ना। व्हाट दे नीड टू डू इज कि वो अपनी एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी को एनहांस करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, टेस्ट सीरीज दी जा सकती है। आप पढ़ तो रही हैं, आपने नोट्स भी बना रखे हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स करके रखते हैं। अब उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज देके अपनी प्रैक्टिस करनी है, तिगड़म सीखने हैं, जुमलों को आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी सीखनी है और आगे बढ़ते रहना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी भी क्या करना चाहिए रिमेनिंग डेज में उसको लेके क्लियर नहीं है। उनकी मदद करने के लिए टीम स्टडी आईक्यू ने एक और SIP प्लस का बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस अब 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। ये दोस्तों लास्ट बैच है, इसके बाद बैच नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं की तो फिर प्रीलिम्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लास्ट बैच। अभी भी कर लोगे अगर ढंग से फॉलो एक प्रॉपर शेड्यूल जो कि इस बैच में मिलेगा आपको, तो सेफली एक सेफ मार्जिन से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और उसको रिवाइज करने का भी टाइम मिल सकता है। इसकी क्लासेस कब होंगी? शाम 7 बजे इसकी डेली क्लासेस रहेंगी। एंड CS लाइव कोड यूज करने पे आप इस पे स्पेशल डिस्काउंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें यह बता दूं कि आपकी लाइव क्लासेस के साथ साथ उसके PDFs आपको मिलेंगे, होम डिलीवर्ड बुकलेट्स आपको दी जाएंगी जो कंसोलिडेटेड होंगी, और उनको रिवाइज करके भी आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। डेली टेस्ट आपको मिलेंगे 50 MCQs के। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वाला काम भी आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा पर्पस, और फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी आपके मिलेंगे, तो उससे भी आपका UPSC स्टाइल में कैसा अटेम्प्ट होना चाहिए वो आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। CSAT एक प्रॉब्लम रहती है तो उसकी भी वर्कशॉप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो काफी फायदा है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक है, CS लाइव कोड यूज करने पर आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपने कुछ नया सीखा, आपको ट्रिक्स पता लगी कि सॉल्व करते वक्त बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और अगर थॉट प्रोसेस नहीं भी समझ आया, एटलीस्ट आपको ये पता लग गया कि मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी, उन पढ़ी हुई चीजों को याद करते करते मुझे ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और जरूरी नहीं है कि सब कुछ आता हो, कई बार कुछ चीजें, लिमिटेड चीजें भी अगर हमें आती हैं, उनको भी हम यूज करके मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन अवॉर्ड योरसेल्फ +2, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली 0.66 मार्क्स आप डिडक्ट कीजिए और ऑनेस्टली अपना स्कोर शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यहां पे आपका स्कोर कम भी है, एग्जाम में आप कट ऑफ जरूर क्लियर करें। राइट, तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे दोबारा, क्योंकि ये डेली सीरीज चलने वाली है। रात 9 बजे इसके सेशंस आएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने दिन को एक क्लोजर देने का। तो इन सेशंस के साथ बने रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।